तो लास्ट रिजल्ट देखो क्या है, 6 नंबर। जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं। ठीक है। 7th रिजल्ट थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दे जिससे कि इसको भी क्लास में समझ में आ जाए। अब ऐसा ना हो कि आया फर्स्ट डे और ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे स्टार्ट किया वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, या वेक्टर्स का मतलब एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो सिंपली मान लो कि आपने कहीं से भी मोशन स्टार्ट किया या कहीं से भी आपने कोई एक इनिशियल पॉइंट कंसिडर कर लिया। इनिशियल पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल पॉइंट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइनल पॉइंट पर ऑब्वियसली हम लोग एक एरो लगा देते हैं, वो टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ए बी एक वेक्टर हो गया जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अब हम जैसे मान लो कि ए बी एक वेक्टर है जिसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे, तो इसको लिखते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फाबेट का कोई भी ए ले लिया और उसके ऊपर हमने एरो लगा दिया। अब वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और ये जितने भी पार्ट है उसके लिए हमको एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। मान लो सपोज ए यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर एक्स के अलोंग आई कैप है, वाई के अलोंग जे कैप है और जेड के अलोंग के कैप। ये स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग कोई बदल नहीं सकते। इन सब का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। अब कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब यहां पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला या प्रोडक्ट के लिए ये यूज है, या सिंपली आप समझ जाएं कि दो वेक्टर मिलके एक प्लेन बना रहा है। प्लेन का मतलब जैसे मान लो कि ये क्लासरूम में हम इस लाइन को x मान लें और इसको y मान लें, तो x और y मिलके एक प्लेन बना रहा है। और हम लोग z के अलोंग है, पिलर के अलोंग। तो पिलर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस या दिस एक्सिस, और पिलर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। तो पिलर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x एंड y। जैसे हम प्लेन पेपर लिखते हैं, तो प्लेन पेपर पर हॉरिजॉन्टल लाइन x मान लो, मार्जिन को y मान लो, तो पेन का डायरेक्शन हमेशा z होगा, एक्स वाई पर परपेंडिकुलर। अब इसी तरह से मान लो कि एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सपोज दो मिलके प्लेन बना रहे हैं। अब प्लेन मान लो कि जैसे मान लो कि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये तो 90 डिग्री है। लेकिन यदि वो इंक्लाइन कुछ भी एंगल होगा तो भी वो प्लेन बनाएगा। दो डिफरेंट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और थीटा जब हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर ए और बी दोनों पर होता है। इसका मतलब यदि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो पिलर एन कैप है। पिलर हमेशा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब इसके डायरेक्शन को यदि हम बदल देते हैं, मान लो हम एंगल ऐसे लेते हैं, बी को पहले लेते हैं, ए को बाद में, तो एंगल माइनस हो जाएगा और ये एन कैप हो गया। इनका रिजल्ट ए और बी जब लेते हैं तो इनका रिजल्ट ए क्रॉस बी
मॉड ऑफ ए, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, बी साइन थीटा, और ये एन कैप होता है। ये इनको पढ़ा रखा है। अब यदि हमने एंगल को चेंज कर दिया, मतलब बी क्रॉस ए ले लें, तो एंगल हमारा चेंज हो गया। तो ये बी, ये ए, और एंगल हमारा माइनस हो गया। अभी जस्ट कहा हमने कि एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज हो जाएगा तो नेगेटिव। तो एन कैप। अब इस यहां पर एक चीज हमको याद रखना है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बी क्रॉस ए का वैल्यू बन जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर? ये चीज हमने इनको पढ़ाया। अब उसके बाद हम लोगों को दो वेक्टर के बीच का वैल्यू निकलना है, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वो आप इसको स्लाइड में देख लोगे, उसमें है। और ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए लास्ट हमने बताया था। तो ए को हम सपोज एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1। तो जब भी हम हर वेक्टर को लिखेंगे तो राइट साइड में उसका कंपोनेंट x के लॉन्ग उसका यूनिट वेक्टर, फिर y के लॉन्ग उसका यूनिट वेक्टर, z के लॉन्ग और उसका यूनिट वेक्टर। तो अभी जस्ट हमने आपको ब्रीफ भी किया है कि x के लॉन्ग i कैप, y के लॉन्ग j कैप और z के लॉन्ग k कैप। मतलब A1 x के लॉन्ग है, A2 y के लॉन्ग है और A3 z के अलॉन्ग है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और B वेक्टर को लिखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब इनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको रूल हमने प्रीवियस क्लास में इन लोगों को बताया था, शॉर्टकट तरीका। ये दो पैरेलल लाइन को हम लोग मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट कहते हैं। यहां पर हम लोग पहले I लिखेंगे, फिर J लिखेंगे, फिर K लिखेंगे, और A के लिए पहला हम A का सारा एलिमेंट लिख देंगे, I कैप का कोफिशिएंट लिख देंगे, फिर J कैप का कोफिशिएंट लिख देंगे, K कैप का कोफिशिएंट लिख देंगे। पहला हमारा A है, फिर दूसरा B है। तो B में भी फिर वैसे ही हम B1 यहां लिखेंगे, B2 लिखेंगे और फिर B3 लिखेंगे। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के लिए पहला हमारा ये I कैप जब लिखेंगे तो I कैप के सामने वाले सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो इसके सामने छोड़ दिया तो ये बच गया A2 B2 A3 B3। फिर माइनस साइन आता है, प्लस के बाद माइनस साइन, जब J लेंगे तो माइनस होगा, तो J के सामने वाला एलिमेंट छोड़ेंगे तो A1 B1 A3 B3। फिर K कैप लेंगे तो K के सामने वाला एलिमेंट छोड़ देंगे, तो ये A1 B1 A2 B2 हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 B3 माइनस B2 A3, फिर J कैप A1 B3 माइनस B1 A3, अगेन K कैप हो गया A1 B2 माइनस B1 A2। इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ किया जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हमारा आज का ये टॉपिक है कि हमने जो रिजल्ट सब निकाला है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल है कि क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या क्या है।
तो ये अभी के लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आगे जब चैप्टर आता है बिल्कुल सब कुछ समझ में आता है। तो यहां पर 3 इसके एग्जाम्पल है, क्रॉस प्रोडक्ट का 3 एग्जाम्पल होगा और ये तीनों एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल होता क्या है, इसमें ऐसे दिया रहता है, बहुत इजी आपका क्वेश्चन रहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड है आई कैप प्लस जे कैप के कैप न्यूटन, और जो उसका पॉइंट है या जहां पर ये वेक्टर एक्ट कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप यूनिट मीटर में, और क्वेश्चन में कह देगा देन फाइंड टॉर्क। टॉर्क लिखते हैं या हम टॉर्क लिखेंगे, यहां लिख देना चाहिए हमको, यहां टॉर्क, देन फाइंड टॉर्क। और टॉर्क का सिंपल होता है टी को टेढ़ा कर देते हैं, टॉ कहते हैं। अब बहुत इजी है, अब कैसे टॉर्क लगता है वो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कि एक आप नट है या साइकिल का एक्सल है जहां पे आपके स्पोक्स अटैच है। अब ये रिम है, आपने पैडलिंग किया, ये स्पोक यहां से टर्न करके यहां आ रहा है, इसका मतलब व्हील रोटेट कर रहा है। तो व्हील जब रोटेट कर रहा है इसका मतलब रिम पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स यहां दे रखा है। और ये जो व्हील हमारा रोटेट करता है वो सेंटर के अबाउट, एक्सल के अबाउट, एक्सल फिक्स होता, व्हील ऐसे रोटेट करता, तो ये फोर्स लग गया। अब जो स्पोक नहीं लगा रहता तो फिर वो एक्सल सिर्फ मूव करता, स्पोक्स को अटैच करके आप रिम को मूव करा रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्पोक्स है ये पोजीशन वेक्टर है, ये आर। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, टर्निंग इफेक्ट आया। अब टर्निंग इफेक्ट आया तो आप कहोगे कि भाई टर्निंग इफेक्ट क्यों आया, क्योंकि यहां पर दो वेक्टर आर और एफ मिलकर 90 डिग्री बना रहा है। फोर्स हमेशा 90 डिग्री पर एक्ट करेगा। आपको गौर से देखना, जब आप व्हील को खोलते हो तो जब रिंच लगाते हो तो रिंच पर फोर्स ऐसे लगता है। नहीं तो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब ट्रक के व्हील को खोला जाता है तो खलासी क्या करता है, यहां पर एक्सल को फिक्स कर, ये नट के पास इसको रॉड को फिक्स करता है और उस रॉड पे खड़ा हो जाता है। देखा होगा पैर से पुश करता है ट्रक के पहिए को खोलने के लिए। वो क्या है, एफ है, और ये क्या है, रॉड आर है। तो एफ और आर परपेंडिकुलर होगा तभी टर्निंग इफेक्ट होगा, उसी को टॉर्क कहते हैं। दरवाजा में टर्निंग इफेक्ट है, इसका मतलब क्या है, ये दरवाजा का जो हिंग सपोर्ट है और ये जो आपका दरवाजा का विड्थ है वो आर है, और जब कुंडा पर आप फोर्स लगाते हो एफ तो परपेंडिकुलर होता है, तो दरवाजा इजीली खुलता है। तो टर्निंग इफेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा टॉर्क, बहुत इजी है, अभी जस्ट बताया। क्या है टॉर्क का फॉर्मूला, सामने आर क्रॉस एफ। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्या सिखाया था, यहां हम आई लिखेंगे, यहां जे लिखेंगे, यहां के लिखेंगे। अब आर पहले है इसलिए आर का आई जे के 2 1 1, फिर उसके बाद क्या, एफ, एफ का आई जे के 1 1 1, एक्सपैंड करेंगे, आई कैप लिखेंगे। तो क्या बताया था अभी, आई कैप जब लिखेंगे तो आई के सामने वाला एलिमेंट छोड़ दे 1 1 1, फिर माइनस जे के सामने वाला छोड़ेंगे 2 1 1, फिर के लिखेंगे, के सामने वाला छोड़ेंगे 2 1 1। अब एक्सपैंड करते, आई कैप 1 क्रॉस 1 1, बीच में साइन माइनस, माइनस जे कैप 2 क्रॉस 1 2, माइनस 1 क्रॉस 1, प्लस के कैप 2 माइनस 1। ये जीरो आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर क्या बच गया, माइनस जे, और यहां पर क्या बच गया, प्लस के। इस तरह से निकालेंगे। आ गया समझ में 7 पॉइंट, इसको नोट कर लो।
हो गया? चलो नेक्स्ट आप आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां पर इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है हाफ ए क्रॉस बी, और फिर इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी ऑलमोस्ट एक साथ ही हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, और कहता है ए क्रॉस बी। यहां पर हाफ लगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में, और पैरेललोग्राम कैसे हुआ? सिंपली एक वेक्टर ओ से पी के अलोंग ए वेक्टर, ओ से क्यू के अलोंग बी वेक्टर, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। जब भी दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल गिवन होता है, तो हम लोग यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो अभी हमने फॉर्मूला भी यूज किया हुआ है, ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं, तो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन कर रखा है, अगेन मॉड ले लेते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप का मॉड 1 हो जाता है, तो ये ए बी साइन थीटा बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली, ये 90 डिग्री बन गया एन पर। तो इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू में, साइन थीटा परपेंडिकुलर मतलब क्यू एन हो गया बाई हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। तो क्यू एन का वैल्यू ओ क्यू साइन थीटा बन जाएगा। अब ओ क्यू हमारा क्या भाई? बी वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर ऐसे लिखा जाता मॉड में। इसका मतलब क्यू एन का वैल्यू बन गया बी वेक्टर साइन थीटा। अब इसको देखो, हम इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बी साइन थीटा। अब बी साइन थीटा क्या बन गया? क्यू एन बन गया, ये क्यू एन बन गया। अब गौर से देखो, इस ट्रायंगल में ओ एक ओपी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम ए वेक्टर को ओ से पी तक लिख देंगे। अब ओपी हमारे लिए इस ट्रायंगल में क्या है? बेस। क्यू एन क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये हाफ से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, या 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, मैथमेटिकली ऐसे कर सकते हैं। तो ओपी इंटू क्यू एन, तो ये क्या बन गया? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते थे, याद होगा। ट्रायंगल का जब एरिया लिखा जाता, ट्रायंगल उसके ऊपर एस सबस्क्रिप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब लेफ्ट साइड में क्या कैरी हो रहा है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या दे दिया? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या आ गया? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ ए क्रॉस बी। ये रटना नहीं है, ये डेरिवेशन याद करना नहीं है, ये कैसे आए वो रिजल्ट हम सिखा रहे हैं आपको। हम डायरेक्ट कोई चीज पुट नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी होगा तो हाफ ए क्रॉस बी। अब ट्रायंगल को यदि मान लो एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया, और इतना पोर्शन हमको पता है,
तो इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या आएगा, पैरेललोग्राम का एरिया। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हाफ ए क्रॉस बी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए हमको याद रखना हाफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ ए क्रॉस। चलिए इसको भी नोट कर लें। हो गया, नोट कर लिया, कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो इरेज करें। चलिए नेक्स्ट, अब ये हम लोगों का 9 पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सिंपली कहता शो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, कहता आर पैरेलल टू ईच अदर। हमने इसके पहले बता रखा पैरेलल टू ईच अदर का मतलब थीटा का वैल्यू दोनों के बीच एंगल 0। पैरेलल मतलब सेम एक्सिस सेम लाइन, और पैरेलल लाइन तो पैरेलल टू ईच अदर हमेशा कहते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा ए क्रॉस बी, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन, पैरेलल है तो ए 0 डिग्री, इसका मतलब ए क्रॉस बी 0 प्रूफ करना है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट लगाएंगे, यहां आई, यहां जे, यहां के। अब ए में आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट 1। फिर बी वाले में आ जाओ, आई का कोफिशिएंट -2, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट -1। अब ये आई लिखेंगे तो आई के सामने वाले सारे एलिमेंट को छोड़ते हैं तो 2 - 1, फिर 1 - 1, फिर माइनस जे कैप, जे कैप छोड़ दे तो 2 - 2 1 -1, फिर के कैप को छोड़ दे तो ये 2 -2 1 -1। अब इसको एक्सपैंड करें, इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई
माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर के कैप 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब ये देखो कितना बन गया, 0। तो 0 आई, माइनस जे ये भी 0, फिर के ये भी 0, तो फाइनली क्या आ गया, 0। तो ए क्रॉस बी 0, इसका मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? चलो नोट कर लो। हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी 0। ध्यान से, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास को रिपीट भी किया और कहा भी कि ए क्रॉस बी का वैल्यू ए बी साइन थीटा एन कैप है, ए बी साइन थीटा एन कैप। और जब हमने इसके एंगल को चेंज कर दिया तो हमारा वैल्यू ये आ रहा था, बी ए साइन थीटा एन कैप विद नेगेटिव साइन, मीन्स ए क्रॉस बी का वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए आ रहा। स्टार्टिंग में ही बताया आज। इसका मतलब यह है कि यदि हम इसको एलएचएस को सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे ए क्रॉस बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ए क्रॉस सी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो बी क्रॉस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो बी क्रॉस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सी क्रॉस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सी क्रॉस बी। अब यहां पर ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख दिया। इसी तरह से ए क्रॉस सी का एंटी कॉम्यूटेटिव लेंगे तो माइनस सी क्रॉस ए, तो यहां माइनस साइन, माइनस सी क्रॉस ए। इसका भी एंटी कॉम्यूटेटिव लोगे तो क्या आएगा, माइनस सी क्रॉस बी। फिर ये बी क्रॉस ए एज इट इज लिखा जाएगा, सी क्रॉस ए एज इट इज, और सी क्रॉस बी भी एज इट इज। अब बी क्रॉस ए इस माइनस बी क्रॉस ए से कैंसिल हो गया, सी क्रॉस ए इस सी क्रॉस ए से कैंसिल, माइनस सी क्रॉस बी से कैंसिल, 0 आ गया। आ गया समझ में?
हो गया? ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी कुछ प्रॉब्लम को ऐड करेंगे।